एनीवन? सर मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जब हम अपने किसी छोटे कजन की इस तरह से बात करते हैं ना, जो हमसे एज में छोटा होता है रिलेटिव, देन हम उसका ना ब्रदर लगाते हैं ना कुछ नहीं लेते, हम जस्ट उसका नेम ही लिख देते हैं, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है कि नासिर इज एल्डर देन आई। यंगर। अगर मैं पूछता हूँ कि जनाब वो आप क्या मतलब है, आपसे छोटा या बड़ा है? छोटा बड़ा की जब इस्तेमाल की बात करेंगे, छोटे के लिए हम लगाएंगे यंगर, बड़े के लिए सर हमें लगाते हैं पता elder। कैसे चलेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं वो तो देखे ना, यहाँ पे जैसे उसने कहा है ही इज माई ओल्डेस्ट सन, ठीक है, ओल्डेस्ट का मतलब है मेरा सबसे बड़ा बेटा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ही इज माई एल्डेस्ट सन आएगा। वो तो खुद फिक्रे के अंदर आपको बताएगा ना। फिक्रे की ठीक है मुनासिबत जब आप फिक्रे को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि ये जनाब क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड? हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट भेजें। हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेजिए। किधर गई रात क्या, कोई और ले ले, चलो ठीक है ले लिया, ओके। आखिरी रूल लिखेंगे जनाब, दो तो लिखने चाहिए हमें। अच्छा जी, 21 है। एक होता है जनाब लेटर, एक होता है लेटेस्ट। लेटर, लेटेस्ट, लास्ट और लास्ट के बाद क्या आएगा, लेटर है। LATTER, ये चार लफ्ज हैं का फर्क। फर्क में क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे, LATER, लेटर। थोड़ी देर बाद, ठीक है, मैं बल्कि इसी एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। ही केम लेटर, he came later than I expected। हाँ जी, इसके साथ क्या आना चाहिए भला, LATTER, he came later than I expected। वो जनाब जिस सेकंड वाला लेटर आएगा, क्योंकि ये वाला जो लेटर होता है ना, ये वाला से पहले इसे थोड़े चेंज हो जाता है। जवाब क्या आएगा, he came LATER later than I expected। इसके बाद हम जब हम सारे लिख लेंगे ना, फिर हमें सबकी समझ आ जाएगी। LATTER, इस लेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसका बाद में जिक्र हो। इस लेटर का मतलब क्या है, जिसका बाद में जिक्र हो। मसलन आप अली एंड गुल, अली एंड गुल, the letter is more beautiful। हाँ जी, क्या बनेगा बताएं, जिसका बाद में जिक्र हो। इसका मतलब यह है कि एक तकरीब थी जनाब, तो अली और गुल वहां पर आए हुए थे, उन्होंने कहते आप अली एंड गुल, लेटर इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का बारे में बताया गया कि जनाब ये दोनों बहुत खूबसूरत थे। इसका मतलब यह है कि इनको पहले मुलाकात हो गई, बाद में देख लिया जा रहा है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आप अली एंड गुल, द लेट LATTER लेटर इज मोर ब्यूटीफुल। क्लियर होगी बात। नंबर थर्ड,
अब सिर्फ पहले में तब्दीली है, बस बाकी कुछ भी नहीं। लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है? सबसे आखिर। मसलन सबसे आखिर में, मसलन क्या आ जाएगा जनाब? हिज नेम इज द लेटेस्ट इन द लिस्ट। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हिज नेम इज द लास्ट इन द लिस्ट। लिस्ट में उसका नाम आखिरी में। लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा तरीन। ठीक है, हालांकि ये लेटेस्ट है, ये ताज़ा तरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, वक्त के लिहाज से लिखी जाती है। तो लिहाजा हमने जनाब वाला ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जनाब मतलब लेटेस्ट का कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने पहले लेटेस्ट लिखेंगे। लेटेस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है? लेटेस्ट है वक्त के लिहाज से आखिरी, और अप टू डेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जनाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ से, अब मुलाकात खत्म हो जाती है। मुलाकात खत्म होने के बाद वो जनाब वाला जो मतलब आपका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, न्यूज चैनल होता है, वो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पहले नहीं देता, बाद में देता है कि जनाब वाला मुलाकात में ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये इसको हम अप टू डेट भी कहते हैं, यानी कि सारी ओके हो गई, कंप्लीटली खबर है ये, और ब्रेकिंग है, लेटेस्ट यानी ताज़ा तरीन खबर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज द लास्ट न्यूज आई हैव हेयर्ड। हाँ जी, क्या आना चाहिए फिर? दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज के लिए हम लेटेस्ट लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। लेटेस्ट न्यूज आई हैव हेयर्ड। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। ये जनाब जो दो रूल थे, अगर आदमी से कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डेली जो है ना 2 रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ज्यादा बोरिंग फील ना हो। हाँ जी, एनीवन जनाब जिसकी समझ ना आई हो? सर ये तीसरा और चौथे पॉइंट की कंफ्यूजन हो रही है कि अगर देखा जाए, मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट का मतलब पता क्या होता है? लास्ट का मतलब होता है एक बंदा क्लास के अंदर लास्ट आया, एक बंदा रिजल्ट में आखिरी नंबर पर आ जाता है, एक बंदा दौड़ रहा है उस आखिरी नंबर पर आ जाता है। तो एक लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट के अंदर बंदा आखिर होता है या लेटेस्ट होता है? लेटेस्ट इस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसी ब्रेकिंग न्यूज के लिए, किसी खबर के लिए, कोई अपडेट करने के लिए लेटेस्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेटेस्ट का मतलब होता है तरोताजा। ठीक है, जबकि लास्ट का मतलब होता है आखिरी। इस मतलब किसी कंपटीशन के अंदर आखिरी होता है, क्लास के अंदर, किसी कंपटीशन के अंदर, किसी जनाब वाला इम्तिहान के अंदर, उसको हम लास्ट इस्तेमाल करते हैं। अब आपने उसको इस्तेमाल ये करना है कि जनाब वाला इसके अंदर जो लास्ट और लेटेस्ट जो है वो आपने वक्त के लिए इस्तेमाल करना है। अब लेटेस्ट के अंदर 2 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, एक तो वक्त और आखिरी। वक्त का मतलब है कि वक्त क्या है? वक्त ये है कि जनाब वाला पहले नंबर पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात शुरू का मतलब है कि मुलाकात शुरू हो गई। काम जो पहले मतलब है मुलाकात होनी थी वो वाली खबर दे दी। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मुलाकात में क्या डिसाइड हुई। मुलाकात खत्म हो गई, एक तरफ से ये देखें वक्त की आखिरी हो गई, मुलाकात खत्म हो गई, आखिर हो गया। और उसके बाद अप टू डेट का मतलब है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसकी अपडेट। इसका मतलब है कि आपने लेटेस्ट जो लगती है वो हमेशा किसी न्यूज के बारे में लगती है, और किसी मतलब है कोई पेशेंट गई उसके बारे में। तो लास्ट जो होता है वो बंदा जनाब किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, उसके अंदर आता है।
अच्छा जनाब, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना था शाह वली उल्लाह के बारे में। पाकिस्तान आ गई है। बर सगीर की जो सरजमीन है ना, बर सगीर की सरजमीन के अंदर जनाब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया उलमा कराम ने, उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। यानी हालांकि ये शाह वली उल्लाह का जो दौर था वो जनाब क्या था, वो था हमारे पास रिफार्मर थे बहुत याद बड़े। अच्छा जनाब, कंप्यूटर भी हमने पढ़ना है, हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है 30 मिनट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर को पहले 15 मिनट पढ़ लेते हैं और आखिरी 15 मिनट जो है वो पढ़ेंगे अपना सर कंप्यूटर शाह बाद वली। में कर लें आज। फिर वो शाह वली वाला पूरा पढ़ना पड़ेगा। सर पढ़ लेते हैं शाह वली वाला का। अच्छा जी, एक लफ्ज लिखेंगे जनाब हम, मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन एक मूवमेंट चलती है रिफॉर्मेशन की, इस्लाहत के बारे में। उसके अंदर जनाब सबसे पहले जो जिस बंदे ने काम किया मुसलमानों के लिए, उस बंदे ने कौन से काम किया? पहले नंबर पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रिफॉर्मर होता है, मूवमेंट का मतलब स्टार्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है शेख अहमद सरहिंदी, और इसको हम मुजद्दिद अल-सानी भी कहते हैं। इनका जो दौर होता है वो होता है जनाब कम से 1564 से लेकर 1624 तक। अब देखें जो मुगल हुकूमत है, मुगल हुकूमत का दौरान है 1526 से लेकर 1857 तक, 331 साल तक। ये वाला जो दौर है मुगल हुकूमत का, ये इनका जो दौर है, ये एक ऐसा दौर है जहां पे मुगल हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान बड़े स्ट्रांग है। उस वक्त ये रिफॉर्म शुरू हो रही है। नंबर 2। दूसरे नंबर पे आते हैं जनाब शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह, शाह वली उल्लाह का जो दौर है वो है 1703 से 1762 के दरमियान। तीसरे नंबर पे आते हैं जनाब सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद जो है ये जनाब, इनका जो दौर है वो है 1786 से लेकर 1831 तक, ठीक। अच्छा जी, ये 3 बड़े रिफॉर्मर थे। इन रिफॉर्मर जनाब वाला, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान की मतलब एक मूवमेंट है, तहरीक है, अक्सर जो है लोग इनको इनके साथ मिलाते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जनाब इनका पाकिस्तान की मूवमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। और लोग ये समझते हैं कि ये जनाब तो थे इस्लामी स्कॉलर, तो इनका जनाब आज़ादी के साथ क्या ताल्लुक था? आज़ादी के साथ जनाब एक ताल्लुक था, मूवमेंट था जिस बेस से पाकिस्तान की बुनियाद हुई। इन्होंने जनाब जो जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जनाब 1940 वाली, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर मुस्लिम। ये अभी इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसके अंदर क्या चीज थी? इसके अंदर क्या चीज थी? इसके अंदर थी जनाब इस्लामिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इस्लामिक जनाब जो असूल और जवाबित हैं, उस इसके अंदर वो शामिल किए गए। अब फॉर एग्जाम्पल जनाब एक बंदा जनाब वाला रह रहा है जो बर सगीर की सरजमीन है, बर सगीर की सरजमीन के ऊपर आपको पता है कि मुसलमान भी रह रहा है और जनाब वाला हिंदू भी रह रहा है, यानी गैर मुस्लिम भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहे हैं। अब वो इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी है वो इस्लामिक रूल और प्रिंसिपल के मतलब अकॉर्डिंग नहीं है, मुसलमान की तो है। अब जब मुसलमान जनाब रिवाल पजीरी की तरफ जाता है, क्योंकि मुसलमान बरसगीर की सरजमीन के ऊपर 850 साल हुकूमत करता है, और ये जो दुरानिया है, ये दुरानिया कौन शुरू होता है?
क्योंकि जनाब ये देखते हैं कि जो मुसलमान ने 850 साल हुकूमत की है वो जनाब अब रिवाल पजीरी की तरफ चल रहे हैं। तो ये मुस्लिम सकालर जो होते हैं ये जनाब उसके बारे में सोचते हैं तो मुसलमान रिवाल पजीरी का शिकार क्यों है। उन्होंने जनाब वाला हुकूमत को और अवाम के अंदर जनाब वाला एक अवेयरनेस पैदा की। किस चीज की अवेयरनेस पैदा की? इस्लामिक रूल एंड प्रिंसिपल की। अब पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो भी इस्लामिक रूल एंड प्रिंसिपल के ऊपर ही है। क्यों? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। पाकिस्तान का जो मजहब है वो इस्लाम है। इस्लाम जनाब वाला जो हिंदू हैं उनकी जनाब रहने सहने का जो स्टाइल है मतलब है कि उनके किसी भी शीशे से मुसलमान नहीं मिलता। इस बेस पे पाकिस्तान अलहदा बना। पाकिस्तान यानी कि मजहबी लिहाज से, लिसानी जबान से, हर तरह से पाकिस्तान जनाब हिंदुओं से मुख्तलिफ था, इसलिए पाकिस्तान को एक अलहदा रियासत का नाम दिया। ठीक है, यानी अब देखा जाए तो भाई मूवमेंट जो पाकिस्तान की है वो तो शुरू से इन्होंने की है, इसलिए इनको जनाब वाला मतलब समझ लें कि ये जो ग्रेट रिफार्मर है, इन ग्रेट रिफार्मर को हम क्या कहते हैं? ये जनाब जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट फॉर पाकिस्तान है, इनकी बुनियाद इन लोगों ने रखी है। क्योंकि पाकिस्तान बनता है मजहब इस्लाम के मतलब नाम पे बनता है, इसकी इब्तिदा कौन करते हैं? ये जनाब करते हैं, हमारे अजीम और मतलब ग्रेट रिफार्मर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शाह वलीउल्लाह के बारे में। वैसे पहले पढ़ना हमें शेख सरहिंदी के बारे में था, लेकिन क्योंकि मैं आज आपको लिख दिया था इसके बारे में। इसके बारे में शाह वलीउल्लाह साहब ने क्या समझा, किस उम्र में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, और इनकी जिंदगी के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल। अगर हमारा लेक्चर के अंदर ये शाह वलीउल्लाह का सवाल पूरा नहीं भी होता, हम दोबारा इसको कनेक्ट कर लेंगे 10 मिनट। ठीक है, स्क्रीन शॉट लें इसका। शाह वलीउल्लाह जनाब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी क्लासें ज्वाइन नहीं होती। अच्छा, 17 फरवरी 1703 को पैदा हुए शाह वलीउल्लाह साहब। नहीं, 17 फरवरी नहीं होती, 21 फरवरी को। 21 फरवरी 1703 को पैदा होते हैं। कहां पे पैदा होते हैं भला? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर इंडिया में है, और ये जनाब वाला उत्तर प्रदेश में जगह है। कहां पर? उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया। इनकी वफात होती है कब भला? 20 अगस्त 1762। 20 अगस्त 1762 इनकी वफात जो होती है वो कहां पर होती है भला? दिल्ली में। ठीक हो गया, दिल्ली में। अब यहाँ पर जनाब जो मुजफ्फरनगर इंडिया के अंदर ये पैदा होते हैं, तो उत्तर प्रदेश, ये सारी बातें हो गई। ओके हो गया। इसके अलावा इनके बारे में आप लिखेंगे रेस्टिंग प्लेस, मतलब यह है कि इनकी कब्र जो है वो कहां पर है? वो है जनाब MUNHADYN मुनादियान इज ए फेमस ग्रेवयार्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिल्ली गेट। दिल्ली गेट है जनाब, इसका मतलब आप क्या समझेंगे इसको? दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जगह वहां पे कब्रिस्तान है, मुनादियान वहां पे इनको दफनाया गया है। ठीक है,
जो कि इनकी वालिद की कब्र भी इनके बिल्कुल साथ बनी, मतलब वालिद साहब भी इनके, इनका नाम क्या था भला, शेख अब्दुल रहीम। उसके बारे में हम लिखते हैं पहले। जी जी सर दिल्ली गेट क्या है? किसी मतलब दिल्ली, किसी जगह का नाम है या वैसे कोई गेट है? दिल्ली जनाब वाला मैं आपको बताऊं ना कि जिस तरह पाकिस्तान है ना, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये पाकिस्तान का जो मुल्तान है, कभी आप मुल्तान में आए हो ना, मुल्तान का जो किला है, किले के अंदर ना 4 गेट लगे हैं, ठीक है। तो मतलब है ये क्या कहते हैं, मुल्तान के कहाँ पर लगे हुए हैं भला, 4 गेट लगे हुए हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो 4 गेट हैं, वो 4 गेट कैसे हैं, मतलब एक है दिल्ली गेट, दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली गेट, सॉरी बोर्ड गेट, और इसके बाद जनाब कौन सा आता है भला, हरम गेट, और एक आता है जनाब वाला पाक गेट। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो दिल्ली गेट जनाब कौन सी जगह पर भला है? ठीक हो गया, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके दिल्ली गेट के बारे में बता देता हूँ आपको। ये दिल्ली गेट एक्चुअली दिल्ली के अंदर ही है, मतलब दिल्ली के अंदर ही है, क्योंकि ये जनाब वाला मैं आपको बताऊँ ना, ये है ना मुल्तान, मुल्तान इस साइड पे जनाब इंडिया है, मुल्तान के बिल्कुल जनाब सामने इंडिया आता था। तो इस साइड पे गेट बनाया गया बहुत बड़ा, जिसका नाम रखा गया दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। इस साइड पे जनाब पाक गेट है, हरम गेट है, इस साइड पे बोर गेट। एक्चुअली यहाँ पे जो इंडिया है, पाकिस्तान आने की तरफ जहाँ पे गेट बना है, उसका नाम रखा हुआ है दिल्ली गेट। आप समझ आ गए? मतलब है कि दिल्ली के लेफ्ट साइड पे जनाब दिल्ली गेट मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की तरफ आता है। ठीक हो गया? तो ये दिल्ली गेट एक्चुअली जो है ना जगह का नाम है, और दिल्ली के अंदर है। तो ये यहाँ पे मतलब वो होते हैं। अच्छा, इनके फादर का नेम? एक्सक्यूज सर, जी जी, सर इनका असल नाम भी शाह वलीउल्लाह था या ये इनका नहीं मैं लक़ब है? सारे अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, अभी आप नोट तो करें ना, जब सारे सवाल खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद फिर सवाल कीजिए, ठीक है? सर कंप्यूटर के लिए 3rd क्लास होगी? नहीं, कंप्यूटर के लिए तो क्लास टाइम नहीं बचेगा। अच्छा जी, इनके वालिद साहब का नाम था जनाब शेख अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम नहीं है, अब्दुल रहीम है, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल रहीम साहब ने जनाब वाला एक मदरसा बनाया हुआ था, MADRASS, मदरसा रहीमिया, मदरसा रहीमिया फाउंडेड हिज फादर, फाउंडेड हिज फादर, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, शाह वलीउल्लाह स्टार्ट एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर एंड हिज इंस्टीट्यूशन, कौन सा जो ये वाला जो बना हुआ था, ठीक है। एंड एट एज 7 कंप्लीटेड कुरान, 7 साल की एज में जो है कुरान पाक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जब 7 साल की एज में कुरान पाक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ही स्टार्टेड टीचिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, टीचिंग स्टार्ट कर दी इन दिस मदरसा रहीमिया फॉर 12 ईयर, 12 मतलब इसी मदरसे के अंदर जनाब 12 साल तक पढ़ाते रहे। इसका सेकंड शायद जल्दी दे दीजिएगा। सर इन्होंने खुद कहाँ से इल्म हासिल किया था? जी, इसी मदरसे से हासिल किया था। पहले इनके सर तो इनका वालिद वो तो साहब क्लियर इनको, बता रही।
किसका पीरियड? सर इनके एजुकेशन का पीरियड। मैं बता, ये क्या लिखा है? शाह वलीउल्लाह स्टार्टेड एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर एंड हिज इंस्टीट्यूशन एंड एज 7 कंप्लीटेड कुरान। शाह वलीउल्लाह ने अपनी जो जनाब अर्ली लाइफ है, अर्ली एजुकेशन है, वो अपने वालिद से सीखना शुरू की और 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। अब बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद जब 7 साल की बाद उन्होंने मतलब वो कंप्लीट कर ली, ये अपना वीडियो बंद करें, तो उसके बाद उन्होंने उसी मदरसे के अंदर जो है टीचिंग को स्टार्ट किया। जब टीचिंग को स्टार्ट करते हैं, वीडियो किसकी ऑन है? वीडियो ऑफ रखें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब वाला क्या होता है, आगे चलते हैं। एक भाई ने पूछा था इनका असल नाम, वो भी मैं आप बताता हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट पॉइंट लिखते जा रहा हूँ आपको। रियल नेम था जनाब कुतुबुद्दीन, ठीक है। रियल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन था। अच्छा जी, 1730 he went to Saudi Arabia. He went to Saudi Arabia for higher studies. ठीक हो गया? स्टडी के लिए जनाब वो उधर चले गए। ठीक हो गया? इसके बाद आप लिखेंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत। He is called इमाम हिंद। इनको इमाम हिंद भी कहते हैं। He was born at मुगल emperor। हाँ जी, कौन था बड़ा मुगल हुक्मरान था जब ये पैदा हुए थे? औरंगजेब आलमगीर। गुड। और जब डेथ होती है उस वक्त? औरंगजेब शाहजहां। मुगल एम्परर। शाहजहां का जो दुरानी है वो कब खत्म होता है? शाहजहां के बाद कौन आता है? शाहजहां के बाद सर औरंगजेब। नहीं पता। फिर देखो ना, मेरी बात सुनो, शाहजहां जो होता है वो आता है जनाब 1628 में। उसके बाद आता है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जो है इसका बेटा है, ठीक है, शाहजहां का। समझ आ गई बात की? तो औरंगजेब आलमगीर के बारे बाद आता है जनाब, उसका नाम क्या होता है बोला? क्या वो कोड जो मैंने बताया था वो आपको भूल गए? हाँ जी। उसके बाद आता है मेरे ख्याल में आजम शाह आता है, ठीक है। आजम शाह आता है और एक होता है बहादुर शाह होता है। तो बहादुर शाह होता है 717 सर कोड था BHAJSA। नहीं, हाँ BHAJSA बादशाह, बिल्कुल वो है। चले खैर वो सवाल हम चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है, ठीक है। तो ये जनाब औरंगजेब आलमगीर के दौर में ये पैदा होते हैं, ये सवाल पेपर में अक्सर आता है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आगे लिखना चाहता हूँ। His early life
and education. اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فوراً جو ہے انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنے والد کے مدرسے شیخ مدرسہ رحیمیہ سے شروع کی، اور جب وہ 7 سال کے تھے تو انہوں نے جناب والا کیا کیا، مطلب ہے کہ وہ کر دیا جناب، قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسی مدرسے میں 12 سال پڑھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے والد صاحب جو تھے وہ جناب والا ان کو 1730 میں انہوں نے سعودی عرب بھیجا تاکہ وہ اس سے اچھی مطلب سنت اور حدیث کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے، یعنی کہ ریلیجیس تعلیم کے لیے انہوں نے سعودی عرب روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سعودی عرب میں جناب 1730 میں رہتے ہیں، وہاں پر ان کو ایک استاد ملتے ہیں، یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اس لیے میں آپ کو نہیں لکھا۔ He studied under Femis، یہ اکثر پیپر میں آتا ہے انڈر، he studies under Femis scholar Sheikh ابو طاہر بن ابراہیم and returned to Delhi in 732، 1732 میں واپس دہلی میں آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا ٹوٹل جو سٹے ہوتا ہے نا سعودی عرب کے اندر وہ ہوتا ہے ٹوٹل جناب والا 14 مہینے کا۔ ٹھیک ہے، ایٹ سٹے 14 months in Saudi Arabia to pilgrim and اس کے علاوہ جناب یعنی 2 حج کیے۔ ٹھیک ہے، 2 حج کیے، اس کا مطلب ہے کہ 1730 کا جناب والا اینڈ ہوگا، وہ گئے ہوں گے، 1731 پورا سال رہے ہوں گے، اور 1700 جناب والا 32 کا شروع میں واپس آ گئے ہوں گے، 14 مہینے بعد۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ وہ واپس وہاں پہ جناب انہوں نے بکس حدیث اور سکالر، اس کے علاوہ ہولی سٹی شیخ شاہ ولی اللہ فائنلی ریٹرن انڈیا، واپس دیا جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، لکھیں گے آپ، ہیڈنگ دیں گے ہز DIAGNOS ڈائگنوسس دی پرابلم آف مسلم، مطلب یہ ہے کہ جناب انہوں نے مسلمانوں کے جو مسائل تھے انہوں نے ڈائگنوز کیے، کیونکہ جناب یہ جو دورانیہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، شاہ ولی اللہ کا وہ دورانیہ ہے کہ جب وہ مطلب ہے کہ مغل حکمران جو تھے وہ جناب والا انتہائی زیوالی کا شکار تھے، خزانے خالی تھے، حکومت انتہائی مطلب ہے کہ وہ تھی، کیونکہ آپ یہاں پتہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی تھی اور اس کے اچھے خاصے قبضے ہو چکے تھے، تو یہاں کے جو حالات تھے وہ انتہائی زیادہ جو ہے مطلب ہے کہ خراب تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جناب یاد رکھیں کہ یہ جو مطلب ہے ان کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے، اے کلیم یار میسج نہ کرو، آپ کو پتہ انٹرنیٹ پرابلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی میسج نہیں کرے گا۔ اچھا جی، انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے پرابلم دیکھے، انہوں نے کہا جی مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کے جو پرابلم ہے، مسلمانوں کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے دور ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں جناب والا اگر وہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں، مطلب ہے کہ وہ جناب اوریجنل ٹیکسٹ کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو وہ جناب والا ان
ایک مطلب ہے کہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جناب والا حل نکل سکتا ہے. مثلا کیا کہا انہوں نے کہ کامن مین GRABBED common man grabbed in taxes and living under poverty. ایک تو انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا. دوسرے نمبر پہ لکھا اس نے کنگ ٹریجری واز ایمپٹی, یعنی بادشاہ کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جب بادشاہ کا خزانہ ہی خالی ہوگا تو جناب والا کیا ہو جائے گا, سارے مسائل کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. بادشاہ خود بھوکا تھا, عوام کو کہاں سے دے گا. مغل گورنمنٹ had become very weak due to incompetent of successor of Aurangzeb. اورنگزیب کے آگے آنے والا تھا آزم شاہ. آزم شاہ کا جو دورانی ہوتا ہے وہ 1707 سے 1712 ہوتا ہے. آزم شاہ جو ہوتا ہے یہ جناب کیا ہوتا ہے کہ آزم شاہ جو ہوتا ہے وہ جناب والا مطلب ہے کہ انتہائی جناب جوا شراب اس طرح کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جناب انکمپیٹنٹ آف سکسیسر کا مطلب ہے اورنگزیب کے آنے والے, اورنگزیب کے جان نشین وہ انتہائی نائل تھے جس کی وجہ سے مسلمان جزال پذیری کا شکار ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی کہ جناب ہماری حکمرانی جا رہی ہے اور ہم ایک دن جو ہے مطلب ان کے غلام ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے اس کی طرف جب توجہ نہ دی تو اس کے بعد مسلمانوں کے مسائل مزید بڑھتے گئے. اچھا جی, پہلے نمبر پہ یہ مسائل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ان کا حل بتایا. حل کیا بتایا, انہوں نے کہا کہ جناب اگر مسلمان قرآن پاک کو اسٹڈی کریں میننگ ٹیکسٹ کے ساتھ, ناٹ اونلی ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا جی اگر مسلمان جو ہے صرف قرآن پاک کو پڑھے نہیں بلکہ ان کو ٹرانسلیشن بھی کریں, ان کو سمجھے بھی صحیح, تو پھر مسلمان جو ہے آرام سے جناب والا جو ہے وہ اپنے پرابلم حل کر سکتے ہیں. اچھا میری بات سنیں, کلاس جو ہے ختم ہو رہی ہے تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں ابھی ہم نے کتابیں لکھنی ہیں. ابھی اس نے جو مطلب ہے کہ کافی ساری کتابیں لکھی ہیں, اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا, وہ بھی